हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दिग्विजय सिंह परिहार है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश एमपी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो क्वालिफिकेशन वो है एमए इकोनॉमिक्स है। और जो मेरी उपलब्धियां हैं वो 4 टाइम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है। और आउट ऑफ इट मैंने इसमें से एक प्रकार से देखा जाए तो पर्सनल इंटरव्यू में 2009 में ही अपीयर हुआ हूँ। और अन्य उपलब्धि में हम देखते हैं कि थर्ड पोजीशन मेरी जो रेलवे जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंट ऑफिसर में लगी थी इन 2009 में। और साथ ही मतलब मैंने एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को क्वालिफाइड किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा ये पूरा ओवरऑल एक प्रकार से प्रोफाइल है और ये परिचय है। अब हम दूसरा बात करेंगे कि मैं यहाँ पे उपलब्ध हुआ हूँ, आपके समक्ष आया हूँ कि मैं आपसे अपना नॉलेज को शेयर कर सकूँ और आपको डिलीवर कर सकूँ, जो कि मतलब है कि यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज और एमपीपी और मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और सबसे हम पहले बात करते हैं हमारा मेरा जो मतलब सब्जेक्ट होगा वो होगा हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हिस्ट्री में। और आप देखो कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री एक प्रकार से देखा जाए तो प्राचीन भारत से लेके पूरा मॉडर्न इंडिया, ये पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करता है। इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमको स्टडी करना है, टॉपिक वाइज कैसे उसको एनालिसिस करना है, इसके बारे में मैं डिस्कस करेंगे। तो जो कि हमारा 3 पार्ट में रहेगा। एंशिएंट इंडिया, जिसमें कि मतलब प्राचीन भारत में जो कल्चर का जो पार्ट रहा है, स्थापत्य कला रही है, चित्रकारी रही है, ये सब हम देखेंगे। और साथ ही राजनीतिक इतिहास भी देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में हमारे पास सेम रहेगा कि मतलब है कि यहाँ के मतलब कल्चर का पार्ट कैसा रहता है, स्थापत्य कला कैसी थी, चित्रकारी कला कैसी थी, लैंग्वेज मतलब भाषा का माध्यम कैसा था, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। और कहीं ना कहीं साहित्य भी जाएंगे, सब चीजें जाएंगी। ये भी इसमें मतलब है कि हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा मॉडर्न इंडिया का, कि इसमें राजनीतिक इतिहास भी हमको इंक्लूड करना है। और साथ ही कहीं ना कहीं मतलब जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, वॉर हुए हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। अब मॉडर्न इंडिया की हम बात करें, मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि यूपीएससी में साफ कहा गया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से मतलब है कि 1750 के मध्य से मतलब 1750 से और उसके बाद से महत्वपूर्ण इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट पर हम देखते हैं कि हमको कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई थी उसके बाद से जो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता, आधुनिक भारत स्टार्ट होता पार्ट होता है, उसको हमको समझने की जरूरत रहेगी, जो कि मैं आपको इस क्लास के माध्यम से समझाऊंगा। और उसमें से मेन मेन इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताएंगे। थैंक यू। अब हम बात करते हैं तीनों पार्ट। एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होता है, जिसमें कि मतलब है कि 2 आवर्स की हमारी क्लासेस रहेगी। इसमें ज्यादा से हम कल्चर देखेंगे और उनकी जीवन शैली देखेंगे और इसमें किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे एनालिसिस होता है, ये बताएंगे। दूसरा बताते हैं न्यूलिथिक पीरियड, 2 आवर्स की इसमें भी रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड है कि नहीं? न्यूलिथिक पीरियड में कैसे मतलब है कि आप देखो कि एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम आगे बढ़े और कैसे तरक्की करें, हम देखेंगे। तीसरा हम बताते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता वैसी कि जिसमें कि मतलब पत्थर और कहीं ना कहीं तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, जो पूरी भारत में बहुत जगह संस्कृति पाई गई है। हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इंडस वैली। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम देखेंगे, उसका कल्चर आ जाएगा, ठीक है ना, उनकी नगरीय प्रणाली आ जाएगी, उनकी धार्मिक विशेषताएं आ जाएंगी, ठीक है ना, ये सब चीजें हम देखेंगे। सिंधु घाटी कल्चर में बहुत सारी उनकी स्थापत्य भी आ जाती है, उनकी मूर्ति कला भी आ जाती है, बहुत सारी चीज तो इस इंडस वैली। और फिर हम देखेंगे उनका पतन कैसे हुआ, ये सब चीजें मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम बात करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की अगर हम देखें तो यूपीएससी में वैदिक पीरियड से संबंधित कोई खास पीरियड खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि वैदिक पीरियड का खास ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं रखा उन्होंने। लेकिन हम देखते हैं फिर भी हमको उत्तर वैदिक को समझने में और कहीं ना कहीं उसके बाद की जो घटनाएं उनको समझने में वैदिक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसलिए वैदिक पीरियड का थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे। हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उपने जो वैदिक पीरियड था उसमें क्या था, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या परिवर्तन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। दूसरा हम बात करते हैं उपनिषद काल। उपनिषद काल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में
जो भी वैचारिक क्रांति हुई है, मतलब इसको कहते हैं पुनर्जागरण, रेनेसां। जो पहला हुआ था वो प्राचीन भारत में हुआ था 6वीं शताब्दी। तो उसके लिए पृष्ठभूमि किसने प्रदान, आधार किसने तैयार किया था? उपनिषद में। उपनिषद पीरियड में देखेंगे कि विचारकों की क्या विचार थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इस हम देखते हैं आयरन एज एंड मेसोलिथिक पीरियड। आयरन एज मतलब होता है लौह युग, और मेसोलिथिक पीरियड, है ना। तो आप देखिए आयरन एज की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौह युग का आविष्कार, लोहे का आविष्कार होता है, इसको लौह युग कहा जाता है। अब उसकी संस्कृति कैसी थी ये हम इसके देखेंगे उत्तर भारत में। लेकिन हम देखते हैं कि मेसोलिथिक मतलब कि महापाषाण, मेसोलिथिक होता है महापाषाण, तो ये दक्षिण भारत में दिखता है। यहाँ पे इस समय आयरन एज मतलब लोहे का आविष्कार हुआ था, और इसके आसपास ही हुआ था दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो हम देखते हैं कि मेसोलिथिक जो है महापाषाण का संस्कृति है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि ये कैसे ही मतलब है कि ये संस्कृति इसलिए मतलब है कि फेमस थी, महापाषाण इसलिए इसको कहा जाता था कि यहाँ पे जो मतलब है कि दाह संस्कार प्रणाली थी, या मतलब दफनाने की जो अंतिम संस्कार की जो पद्धति थी, वो उसके माध्यम से जो पत्थर रहते थे, पाषाण रहते थे, उससे कब्र बनाते थे, और अलग अलग प्रकार की कब्रें बनाती थी, इसलिए इसको महापाषाण कहा गया। हम देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक वैचारिक क्रांति थी, और कहीं ना कहीं मतलब है कि उनकी सिद्धांत, बुद्धिज्म के सिद्धांत, जैनिज्म के सिद्धांत क्या थे, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इवेंट्स क्या थे, वो हम देखेंगे, जो हमें प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं इंडो ग्रीक पीरियड। इंडो ग्रीक पीरियड में देखते हैं सिकंदर के बाद से जो भारत में आक्रमण हुए थे, उनका भारतीय संस्कृति, सभ्यता, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, हम इसको देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत आता है, बाकी इसमें नहीं आता। हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें मौर्य की संस्कृति में हम देखेंगे, कल्चर में देखेंगे, मौर्यों की स्थापत्य कला में देखेंगे, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का देखेंगे, ठीक है, बिंदुसार का देखेंगे। जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम उसको मौर्यन में पढ़ने, क्योंकि हमको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। इससे क्या चाहता है कि स्मार्ट स्टडी करें बच्चे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही हमको क्वालिफाई करना है एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं लेटर मौर्य पीरियड। लेटर मौर्य पीरियड में देखते हैं शुंगो वंश आ जाएगा, सातवाहन आ जाएंगे, छोटे छोटी जो डायनेस्टी है, वंश है, ठीक ना। दक्षिण भारत में भी, मध्यकालीन भारत में, मध्य भारत में भी थी, उत्तर भारत में थी, तो वो हम उसको लेके चलेंगे, कलिंगा आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये मॉडर्न मैटर मौर्य पीरियड है, वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मतलब है कि उसका जो कल्चर पार्ट है, कल्चर पार्ट है जो हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि जो गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता को, हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, ठीक है ना, राजनीति में देखेंगे वो जो ना मोस्टली क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो गुप्त सम्राट थे, उनका हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब है कि क्या रोल रहा था भारत को मतलब यूनिफिकेशन करने में, है ना। वो सब इसमें हम देखेंगे गुप्ता पीरियड। हम बात करते हैं लेटर गुप्ता पीरियड। लेटर गुप्ता पीरियड में कहीं ना कहीं भारत में कौन कौन मतलब लेटर गुप्ता को कहीं कहीं अंधकार युग की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वहां पे ऐसे क्या परिवर्तन हुए थे सोसाइटी को लेके, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमी में लेके, आर्थिक व्यवस्था में लेके, तो वो सब हम लेटर गुप्ता पीरियड में। हम देखते हैं कि मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में देखते हैं कि नॉर्थ डायनेस्टी मतलब उत्तर भारत के जो वंश थे, छोटे छोटे वंश बने जैसे परमार, चायमान, ठीक है ना, प्रतिहार, ओके, और ये चंदेल, ठीक है। ये इन सब के बारे में जानेंगे, जो हमारे मतलब है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिससे भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए हुए। अब सदर्न डायनेस्टी, सदर्न डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे चोला, पांड, ठीक है ना, पांड हो गया, और आपका मतलब है कि इस टाइप्स के और भी जितनी भी मतलब डायनेस्टी थी छोटी छोटी, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूट हो गए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं मतलब है कि एक प्रकार से राजनीतिक पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, पर इनका जो कल्चरल पार्ट था, द्रविड़ स्थापत्य कला, वो हम देखेंगे। हालांकि हमने नॉर्थ डायनेस्टी में भी हम देखेंगे जो मंदिर कला का विकास हुआ था, वो सब हम मतलब है कि इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है सबसे लंबा पार्ट रहा है मतलब है कि भारत में सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, है ना, छोटे छोटे पार्ट क्या थे जो कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी मतलब है कि आर्थिक प्रणाली कैसी थी, ठीक है ना, मोस्टली अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरे हम देखते हैं कि उनकी जो कल्चरल पार्ट था, कल्चरल पार्ट था, वो हम देखते जैसे मेहराब प्रणाली वगैरह, ठीक है ना, गुम्बद वगैरह का, ये सब हमको देखने चलेगा, तब देखते हुए चलेंगे, जिससे कि मतलब हमारा नॉलेज डेवलप होगा।
और हम दोस्तों देखते हैं भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कि भारत में अगर देखते हैं दूसरी वैचारिक क्रांति हुई थी तो वो हुई थी भक्ति और सूफी मूवमेंट पे। भक्ति संत कौन कौन से थे, कहाँ से पहली बार इनका मतलब है कि ओरिजिन हुआ अपना ना, किस भक्ति मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ और सूफी मूवमेंट के कहाँ से आगाज हुई, ये सब चीजें हम देखते हुए चलेंगे। ये मतलब एक प्री और मेंस दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब से शेर शाह सूरी, अब इसके बाद बात करते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का अगर हम पार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब है कि मुगल बाबर के बाद आप देखोगे बीच में शेर शाह सूरी का शासन आ गया था। शेर शाह सूरी की जो आर्थिक प्रणाली थी, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, कुछ स्थापत्य कला में उसने काम की, ये हम देखेंगे। हम बात करते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि भारत के लिए मतलब एक प्रकार से यूनिफिकेशन का प्रतीक माना जाता था, ठीक है कि नहीं, एकता का प्रतीक माना जाता था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमने मतलब देखेंगे मुगल एम्पायर में जितने भी आर्किटेक्चर्स काम हुए हैं आर्किटेक्ट को लेके, उतने मतलब है कि हम देखते हैं किसी भी इसके पहले के पीरियड में इतना खास नहीं हुए। तो प्रॉपरली हम देखेंगे इसमें कि मतलब उनके राजनीतिक प्रणाली तो देखेंगे ही मुगलों की, वो भी खोज, जैसे अकबर, अकबर की सबसे इंपॉर्टेंट मानी इसमें क्वेश्चंस भी आए हैं जैसे मनसबदारी, जागीरदारी, ठीक है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पर कहीं ना कहीं हम उसकी स्थापत्य कला भी देखेंगे, मुगलों के समय चित्रकारी भी देखेंगे, साहित्य का विकास भी देखेंगे, ये सब चीजें हमको इसमें इंक्लूड करते हुए चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में बात करते हैं लेटर मुगल पीरियड, क्योंकि अगर मॉडर्न इंडिया को समझना है तो हमको लेटर मुगल पीरियड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखते हैं मराठास, ये भी मतलब है कि आप देखो कि लेटर मुगल, लेटर जो मुगल पीरियड का एक हिस्सा माना जाता है, मराठा का विकास, ओरिजन, है ना, उनका जो मतलब पेशवाओं की मतलब है कि संघ, ये सब चीजें इसमें लेते हुए चलेंगे। हम दूसरा वो बात करते हैं प्लासी का वार। प्लासी का वार जो हम देखते हैं कि 1757 सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, यूपीएससी ने भी बोला है कि 1750 के मध्य से, मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं मतलब है कि 1750 के मध्य, हालांकि प्लासी का वार हुआ था 1757 में। तो हम देखते हैं कि हम जो कर्नाटिक वार है, कर्नाटिक वार को इसमें लेके इंक्लूड करते हुए चलेंगे, जो कि प्लासी से पहले हुए थे फ्रांस और ब्रिटिशों के बीच। तो हम देखते हैं कि बक्सर वार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही ब्रिटिश से शासन एक प्रकार से पूरी तरह स्थापित हो पाया था भारत में। फॉरेन कंपनी, कौन कौन सी फॉरेन कंपनीज आई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका कि हम छोटा छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट के क्या उद्देश्य थे, कैसे उन्होंने काम किया। ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था, उनकी पॉलिसी थी, रेवेन्यू पॉलिसी, उनकी मार्केट पॉलिसी, ठीक है ना, ये सब हम मतलब है कि ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय हैं, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है कि नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, क्लाइव हो गए, ठीक है कि नहीं, कर्जन हो गए, इस टाइप के मैथ्यू डलहौजी हो गए, ठीक है ना, रिपिन हो गए। मेन मेन इंपॉर्टेंट हम देखते चलेंगे जिनसे कि क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा चांस है। हम बात करते हैं रेनेसां। रेनेसां मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब तीसरी वैचारिक क्रांति भारत में हुई थी। रेनेसां पुनर्जागरण में हुई थी, वो तो 19वीं शताब्दी मानी जाती है। तो जो कि मतलब है कि राजा राम मोहन राय ने इसको स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। तो हम देखते हैं कि इसके एक से छोटे छोटे पार्ट्स हम लेके चलेंगे कौन कौन से। हम बात करते हैं 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, कैसे स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश की नीतियां कैसे जिम्मेदार थी, क्या इसे सिपाही विद्रोह था, और भी वर्ग इसमें शामिल, सब हम देखते चलेंगे। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात करें तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद। सही, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो होता है वो कांग्रेस की स्थापना के बाद से शुरू होता है, जो कि 1947 तक चलता है। तो हम इसके पार्ट देखेंगे कांग्रेस की स्थापना में, कैसे मतलब ये कांग्रेस मतलब नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई, फिर धीरे धीरे कैसे क्रांतिकारी संगठन आए, फिर कैसे और मतलब छोटे छोटे संगठन बनते गए जिन्होंने मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। हम बात करते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे ये भी एक प्रकार से हमारी यूपीएससी का पार्ट है, जो कि 1950 से, ठीक है, 1950 से कहीं ना कहीं 1965 उसके बाद तक भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसे हम देखते हैं भूमि सुधार, ठीक है ना, भारत का मतलब है कि जो आर्थिक है कि भारत में जो आर्थिक सुधार लागू किए गए वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप्स के हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेके हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे हिस्ट्री का सब इतिहास का सब्जेक्ट रहेगा।
अब हम बात करते हैं, जो मेरा आज मेन इंपॉर्टेंट जो रहेगा लेक्चर का वो रहेगा, एक प्रकार लेक्चर वीडियो रहेगा सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो मैं देखता हूं कि इसके उदय की पृष्ठभूमि, सिंधु घाटी सब जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे बसी थी और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हड़प्पा से मानी जाती थी। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो मैप दिखाया गया है इसमें छोटे छोटे लोकेशंस दी गई हैं, पूरी सिंधु के आसपास है, पूरी सिंधु के आसपास ये लोकेशन दी गई है। तो इस प्रकार से इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी उदय की पृष्ठभूमि। उदय की पृष्ठभूमि में मतलब हम जाते हैं तो बात करते हैं कि इसकी पुराविदों की मान्यता, पुराविद मतलब वैसे होते हैं जो इतिहासकार होते हैं या मतलब है कि भौगोलिक जो जानकार होते हैं, ठीक है ना, इतिहास को लेके वो मतलब खोज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जॉन मार्शल हो गए, ठीक है ना, गार्डन चाइल्ड हो गए और आपका सर मार्टिमर हीबर हो गए। ये तीन जो फॉरेनर विदेशी विचारक थे उनका मानना था कि सिंधु सभ्यता, सैंदो सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, ये दोनों एक साथ सभ्यता चल रही थी। लेकिन इनका मानना था कि जो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया मतलब इराक, आज का इराक, तो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता से प्राचीन मानी जाती है। ये बोलते थे कि मेसोपोटामियन की जो सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामियन की जो सुमेरियन सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से प्राचीन थी। अब प्राचीन थी तो किस मायने में प्राचीन थी, तो ये बोला गया था कि कहीं ना कहीं मतलब उसकी नगरीय प्रणाली और उसकी मतलब है कि स्थापत्य कला, उसकी मतलब है कि आप देखो कि मूर्ति कला, और दूसरी हम देखते हैं कि इसकी जो इसकी एक प्रकार से देखते हैं कि लैंग्वेज, भाषा, मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता से उच्च मानी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो जो मेहरगढ़ स्थान था, मेहरगढ़ जो स्थान था, तो मेहरगढ़ किस में आता था, मेहरगढ़ आता था एक प्रकार से अपने, मेहरगढ़ आता था एक प्रकार से नवपाषाणकाल की सभ्यता, नवपाषाणकाल की सभ्यता में आता था, ठीक है, नवपाषाणकाल की सभ्यता में आता था। और इस नवपाषाण काल की सभ्यता में जब मेहरगढ़ आता था तो एक प्रकार से हम देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के लिए, सिंधु सभ्यता के उदय में एक प्रकार से इस मेहरगढ़ ने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक प्रकार से जितनी भी मतलब है कि भारत में जो आधुनिक बस्ती बसी थी सिंधु सभ्यता में, उसका सबसे ज्यादा बेस कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से ही मिला है, मेहरगढ़ से ही मिला है। तो अब देखते हैं कि मेहरगढ़ ही एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी बस्ती थी जो कि मतलब है कि सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर, सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर एक प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ था, मेहरगढ़ का नवपाषाण, इसलिए इसको बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता का उदय इसी बस्ती से माना जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं नगरीय विशेषताएं। अब सिंधु सभ्यता की ऐसी कौन सी मतलब विशेषताएं थी कि सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में और एक प्रकार से चर्चित रही थी। तो हम देखते हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो नगरीय विशेषताएं थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, उसके आधार पर इनकी विशेषताओं का निर्धारण किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, ठीक है ना, जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो नगर थे उसको पूर्व तथा पश्चिम दो भागों में बांटा गया था, पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटा गया था। पूर्व में रहवासी इमारतें थी, रहवासी मतलब कि लोग यहाँ पे कॉलोनी बना के रहते थे, बस्ती बसा के रहते थे। जबकि पश्चिम में सामान्य जीवन का मतलब होता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, यहाँ पे वाणिज्यिक एक्टिविटी यहाँ पे चलती थी, यहाँ पे दुकानें थी और प्रॉपरली मतलब है कि प्रशासनिक वगैरह पूरी मतलब है कि भवन थे, मतलब हम बताते हैं पश्चिम भाग में। तो हम देखते हैं कि मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के आधार पर नगरीय विशेषता हम देखते हैं कि नगर को पूर्व तथा पश्चिम दो गांव बांटा गया था। हम दूसरा देखते हैं नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित था। जो सिंधु सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे में स्थित, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। और इसका हम देखते हैं कि अगर देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, तो इमारतों का निर्माण,
इमारतों का निर्माण कैसे किया जाता था? पक्की ईंटों से किया जाता था ताकि पानी आए, बाढ़ आए तो उसको नुकसान ना पहुंचे। दूसरी देखते हैं ऊंचे चबूतरे पर किया जाता। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता में एक प्रकार से इस चीज का वर्णन है कि सिंधु नदी में बाढ़ आती थी, उस बाढ़ से बचने के लिए मतलब है कि वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने मतलब है कि जो रहवास है, जो घर है, उनका निर्माण ऊंचे चबूतरे पर करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय की सड़कें। अगर हम सड़कों की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सड़कें जो थी एक प्रकार से नगरों को चतुर्भुजा आकार के खंडों में बांटती। चतुर्भुजा मतलब चौकोर खंडों में बांटती थी, स्क्वायर फॉर्म में उसको काटती थी। अब कैसे स्क्वायर फॉर्म में काटती थी वो देखते हैं कि एक प्रकार से बीच में जो चौराहा था, तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण को काटती थी। मतलब है कि चारों तरफ से मतलब है कि चारों तरफ घर बने हुए थे और मतलब ये रहवास क्षेत्र बने हुए थे, बीच में मतलब चौराहा था, जो आजू बाजू सड़कें निकली हुई थी एक प्रकार से। तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मतलब है कि एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें लेफ्ट टर्न, हर सड़क में आपको लेफ्ट टर्न मिलेगा, जो कि आज की मतलब है कि आधुनिक सड़कों में हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुट हमको आज की वर्तमान परिवहन व्यवस्था में दिखता है, जो कि आज की सड़कें जो है लेफ्ट टर्न पे काटती हैं। तो उस समय भी आप देखो कि लेफ्ट टर्न मतलब है कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार जो हमारा था वो बाएं हाथ पे इसको काटती थी। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा हम बात करते हैं बस्तियों का निर्माण। बस्तियों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर है। ग्रिड पद्धति क्या होती है कि मतलब है कि ग्रिड पद्धति एक ऐसी होती है कि चारों तरफ बस्ती, दोनों तरफ बस्तियां बसी होती थी, बीच में रोड होती थी और बीच में से एक गलियारा भी छोड़ा जाता था। तो हर घर के बीच में छोटे छोटे गलियारा टाइप का बना था, 1-2 मीटर के डिफरेंस से बना होता था। तो ऊपर से ग्रिड जैसा दिखता था। ग्रिड मतलब है कि चारों जाली नुमा पद्धति के आधार पर नगरों का विकास किया था। अब हम बात करते हैं इसके भवन। भवन की बात करें तो इसमें प्रकार से 3 प्रकार के भवन बनते थे। सार्वजनिक सभा भवन। सार्वजनिक सभा भवन वैसा होता था जहां पे लोग मतलब है कि एक स्थानीय टाइप की संस्थाएं होती थी, जो कि मतलब है कि एक सार्वजनिक भवन होता था, वहां पे इकट्ठी होती थी और नगरों के विकास, सामाजिक विकास को लेकर वहां पे चर्चाएं करती थी। क्योंकि मतलब है कि इस प्रकार के भवन के उदाहरण मिले स्थापत्य में, वहां पे चौकियां मिली जिन पे बैठ के वो चर्चाएं करते थे। और हम दूसरा बात करते हैं निवास विशाल भवन। विशाल भवन में आप देखते हो कि एक प्रकार से अन्नागार आ जाता है, अन्नागार हो जाता है, जो कि मतलब है कि एक प्रकार से सबसे विशाल इमारत मानी गई, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में मिली है। दूसरा हम देखते हैं कि एक प्रकार से स्नानागार भी आ जाते हैं। स्नानागार मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके पे बनाया गया था। इस वैज्ञानिक तरीके में कैसा था कि इनको जो ईंट थी, ईंट को बिटुमन से जोड़ा गया था ताकि पानी नीचे रिसे नहीं। उसके चारों तरफ कुएं बनाए गए थे और मतलब है कि पानी की सप्लाई की जाती थी कुओं के माध्यम से। और मतलब है कि इसमें पानी निकासी का भी माध्यम बनाया गया था ताकि मतलब है कि उस स्नानागार को साफ किया जा सके और कुओं से पानी। और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे ताकि मतलब लोग आए वहां पे मतलब स्नान करें, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते। वहीं पे ही एक देखो एक छोटी सी इमारत बनी जो मंदिर नुमा है। तो ऐसा बोला जाता है कहीं ना कहीं मतलब है कि वहां पे पुजारी भी थे, जो कहीं ना कहीं मतलब है कि पूजा करते थे, क्योंकि वहां पे एक ऐसी पुजारी नुमा आकृति मिली है जो कि एक प्रकार से कैसी दिखती है, हमारे मतलब है कि पशुपतिनाथ की आकृति में दिखती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर नुमा आकृति मिली है। हम दूसरी बात करते हैं निवास गृह। निवास गृह में हम देखते हैं कि मतलब है कि गलियों के दोनों तरफ घर बनते थे। घरों का आकार कैसा होता था? आप देखो घरों के सामने दरवाजे नहीं होते थे। दरवाजे मतलब उनके मतलब गलियारों की तरफ होते थे, जो मतलब कि सब बाजू से होता था घरों के, और उनके तरफ होते थे कि विंडो जो खिड़कियां होती थी दीवारों के ऊपर कोने में होती थी, ताकि मतलब है कि जब हवा आए तो मतलब गर्म हवा आए तो नीचे से मतलब है कि वो नीचे टकरा के ऊपर से निकल जाए। मतलब है कि प्रदूषण को मतलब है कि रोकने के लिए कहीं ना कहीं मतलब है कि उन्होंने एक प्रकार से सामने दरवाजे नहीं बनाए थे, और जो कोलाहल होता था उसको रोकने के लिए। अब हम देखते हैं कि एक प्रकार से ये जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि ये जो घर थे, ठीक है ना, घरों के बीच में 1-1 मीटर का मतलब एक गलियारे बनाए गए थे, जो दूर भी बनाए गए थे, ताकि मतलब कि प्रॉपरली एक प्रकार से हवा और रोशनी आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली बात थी इसकी। हम बात करते हैं जल निकासी। जल निकासी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता है कि इसमें जल निकासी मतलब है घरों के दोनों तरफ नालियां होती थी, और इसमें एक प्रकार से पाइप लगे हुए थे, जो कि पाइप के माध्यम से नालियों में पानी जाता था। और उसमें क्या होता था
कि बीच में जालियां लगी थी नालियों में, कि जो भी कचरा जाता था उस जाली में फंस जाता था, और वो जाली निकाल के अलग कर देते और कचरा निकाल के साफ करके फिर जाली फंसा देते थे। तो एक प्रकार से इनकी जो जल निकासी प्रणाली बहुत उत्तम मानी जाती थी। और जो मतलब ये गलियों की जो नालियां थी, उनकी जो बस्तियों की नालियां थी, वो जाके एक बड़ी नाली मिलती थी जो कि शहर से बाहर उस पानी को ट्रांसफर कर देता है। सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक संस्कृति की विशेषताएं। तो धार्मिक संस्कृति की विशेषताओं में देखें सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो धार्मिक संस्कृति में हम देखते हैं कि हम इसकी धार्मिक संस्कृति के जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में मिले हैं। छोटी छोटी मूर्तियां मतलब कैसी होती थी, जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है कि नहीं। और पशुओं में अब देखते हैं कि जो कुबड़ वाला सांड है, जिसकी धार्मिक मान्यता, जिसको धार्मिक से पूजा था, तो उसकी मूर्ति। और हम देखते हैं कि जो मुद्राओं में भी आप देखो पशुपतिनाथ की आकृति, कुबड़ वाले वृषभ की आकृति, ये सब मतलब धार्मिक रूप से पूजा तो उनकी मूर्ति मिलती है। दूसरा हम देखते हैं पाषाण प्रतिमाओं में मतलब है कि पुरुष पुरुष धड़ मिला है, जो कि सन्यासी के रूप में है, जिसकी आंखें आदि खिली हुई है। ये सब मतलब प्रतिमा पाषाण प्रतिमा मिलती है। यहाँ पे आप देखते हो कुछ खेल खिलौने भी बनाए जाते थे पाषाण प्रतिमाओं के रूप में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब है कि प्रमाण है, ये प्रमाण है जो 3 रूप में हमको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता पहचानी जाती है वो मातृ देवी की पूजा के रूप पहचानी। मातृ देवी मतलब ऐसी कि हम देखते हैं कि ये मातृ देवी को वैसे पूजते थे क्योंकि मातृ देवी कहीं ना कहीं मतलब इनके लिए अनाज और उनको मतलब है कि एक प्रकार से अन्न का उत्पादन करके देती थी, इसलिए मातृ देवी की यहाँ पे पूजा पूजा की जाती थी। और इसको एक इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मातृ देवी थी वो राजधर्म नहीं था, वो राजधर्म था, स्वेच्छा से इसको पूजते थे, पालन करते थे। हम देखते हैं पुरुष देवता की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो पुरुष देवता की वो उदाहरण मिले। जैसे कई लोग बोलते हैं कि पशुपतिनाथ की मतलब है कि कई जगह मूर्ति मिली है जो कि तपस्या करते हैं, उनको पशुपतिनाथ मतलब शंकर भगवान। अब जो मतलब महादेव, अब उसमें मतलब तपस्या करते हुए दिखाया गया, उनके चारों तरफ मतलब जो एनिमल्स बैठे हुए हैं। अब उन एनिमल्स के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मतलब महादेव की वो आकृति दिखती है, ठीक है कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण। अब इसमें कहीं आप देखो कि पुरुष धड़ भी मिले हैं, सन्यासी का धड़ भी मिला जो तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं, अधकुली नेत्र हैं। और मतलब है कि उनके माथे पर तिलक का निशान बनाया हुआ है। और एक प्रकार से तिप्तिया पाठ लेटे हुए, तिप्तिया पाठ को ओढ़े हुए दिखाया गया है। तो हम देखते हैं पुरुष देवता की भी प्रणाम होते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलते हैं, जो कि लाल बलुए पत्थर और कहीं कहीं मतलब है कि एक प्रकार से गेरुए रंग के भी गेरुए पत्थर, लाल बलुए पत्थर, और कहीं कहीं मतलब है कि आप देखते हैं कि सफेद पत्थर के भी मिले हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब हम बात करते हैं लिंग पूजा की। तो लिंग पूजा मतलब एक ऐसा होता है, लिंग मतलब होता है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते थे गोल, जो मतलब है कि छोटे छोटे पत्थर होते थे जो कि काले रंग के होते, चमकते थे, तो उनकी भी पूजा करते थे। ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि आज भी भारत में प्रचलित है, मतलब वाइट ब्लैक कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं। तो एक प्रकार से अलग ही पत्थर था और लोग उनको मतलब है कि चमत्कार मतलब है कि इस प्रकार से दैवीय रूप में उसकी पूजा करते थे। कभी कभी ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं मतलब है कि एक प्रकार से उसको गले में भी धारण किया जाता। हम बात करते हैं योनि पूजा। योनि पूजा मतलब एक प्रकार से वैसी पूजा होती थी जो कि कहीं ना कहीं मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसको मतलब है कि एक प्रकार से पारंपरिक पारंपरिक जो मान्यता थी कि योनि की पूजने से कहीं ना कहीं मतलब फर्टिलिटी बढ़ती है, और इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि योनि की पूजा करते थे। हम देखते हैं प्रकृति पूजा। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकृति पूजक भी माने, प्रकृति पूजक में पीपल की पेड़ की पूजा करते थे, क्योंकि पीपल उनकी मान्यता थी कि पीपल उनको ऑक्सीजन देता है, उनके पशुओं की उनको जो पत्ती रहती पशु उसके काम आती हैं। और कहीं ना कहीं जो मान्यता बनती चली गई थी, इसलिए को देव रूप में पूजा जाने लगा, जो कि आज हम देखते हैं। आप देखते हो यहाँ पे सर्प की पूजा करते थे। सर्प इसलिए वो पूजते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए जो उनकी जो फसलें होती थी उनको जो चूहे खराब करते थे उनको मतलब सर्प नष्ट करता था, इसलिए उसको पूजा जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते प्रकृति पूजक में आप देखते हो कि वृषभ वगैरह की भी पूजा करते थे, जो कुकुड़ वाला वृषभ था उसकी भी पूजा करते थे। ये सब मतलब है कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना। बैलों की पूजा करते थे जो उनकी फसलों के मतलब है कि फसलों को उनकी जो खेतों उसके मतलब जोतने में काम आते थे। अब हम बात करते हैं तंत्र मंत्र और जादू टोना।
तंत्र मंत्र जादू टोना में भी विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ पे ताबीजे के भी प्रमाण मिले हैं जो कि अपने गले में धारण करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र में इतना ज्यादा वो विश्वास नहीं करते थे जितना कि अन्य पूजाओं उसमें विश्वास करते थे। अब हम बात देखते हैं यज्ञ कर्मकांड। सिंधु सभ्यता में यज्ञ और यज्ञ कर्मकांड भी प्रचलित थे। इसका प्रमाण हम देखते हैं कि जो लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, यहाँ से वेदिकाएं मिली है। वेदिकाएं मिली हैं और वहां पे ऐसा बोला राग के ढेर भी मिले हैं, कुछ कभी कभी पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये मान्यता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब है कि एक प्रकार से पशुओं की बलि भी देते थे। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की ये जो विशेषताएं थी, सिंधु सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देती हैं प्राचीन सभ्यताओं में, और भारत के लिए संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है और इसकी विशेषताएं मानी जाती है। थैंक यू।